प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। 2017 में लॉन्च किए गए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवा नवोन्मेषियों के बीच अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। पिछले 5 संस्करणों में विभिन्न क्षेत्रों में कई नवीन समाधान उभरे हैं और स्थापित स्टार्टअप के रूप में सामने आए हैं। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सुशासन सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के भीम सभागार में आयोजित किया जाएगा। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। सुशासन सप्ताह 2023 भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG द्वारा आयोजित सप्ताह भर चलने वाले समारोहों का लगातार तीसरा वर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरे सुशासन सप्ताह की सफलता के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सुशासन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व सरकार के भीतर प्रक्रियाओं और प्रथाओं का सरलीकरण है, ताकि उन्हें अधिक नागरिक केंद्रित और लोगों के अनुकूल बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वर्ष 2047 तक के वर्ष एक मजबूत, समावेशी और विकसित भारत के निर्माण के दृष्टिकोण को साकार करने का एक अवसर है। भारत के लिए यही समय है, सही समय है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक से दिल्ली में कुछ अनाधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित होती रही। लोकसभा में तख्तियां लहराने और अमर्यादित आचरण के चलते संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने 33 सांसदों को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकृत कर इन सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए लोगों में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हैं। साथ ही 3 सांसदों के जय कुमार, अब्दुल खालिक और विजय वसंत को भी आचार समिति की अनुशंसा पर निलंबित कर उनके मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है। उच्च सदन राज्यसभा में भी ऐसे ही हालत दिखे और विपक्षी सांसद बार बार नारेबाजी और हंगामा करते रहे। सदन में हंगामे के चलते नेता सदन पीयूष गोयल ने जयराम रमेश, डॉक्टर रामगोपाल यादव, मनोज झा सहित 45 विपक्षी सांसदों को सत्र किसी अवधि के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने अनुमोदित कर दिया। निलंबित होने वालों में सांसदों में नीरज डांगी सहित 11 अन्य सांसदों को निलंबित कर उनके मामले को आचरण समिति को भेजा गया है। सदन में अपना पक्ष रखने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते नजर आए। संसद में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के चलते पिछले सप्ताह लोकसभा में 13 सांसदों को निलंबित किया गया था। वहीं राज्यसभा में भी अमर्यादित आचरण के चलते तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया।
आज भाजपा संसदीय दल की बैठक हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले संसद भवन परिसर में सुबह करीब 9:30 बजे भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सांसद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर है। राष्ट्रपति आज हैदराबाद स्थित हैदराबाद पब्लिक स्कूल सोसाइटी के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित हथकरघा और कताई इकाई तथा थीम मंडप देखने जाएंगे। इस अवसर पर वे बुनकरों से बातचीत भी करेंगे। वहीं शाम को सिकंदराबाद में MNR एजुकेशनल ट्रस्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में वो भाग लेंगी। विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत 5 अन्य की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। केंद्र ने कोविड संक्रमण के मामलों में वृद्धि और देश में नए JN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। राज्यों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार सहयोग से देश कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित रखने में सक्षम रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने जिला स्तर तक स्थिति पर निरंतर निगरानी बनाए रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड-19 मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। JN.1 सब वेरिएंट का मामला सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने राज्य में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा और यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए 21 दिसंबर को बुलाया है। अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जांच में शामिल होना चाहिए। अगर उन्हें बुलाया जा रहा है तो उन्हें जांच से भागना नहीं चाहिए, बल्कि जांच में शामिल होना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट आचरण में लिप्त लोगों की जांच होनी चाहिए और दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को चाहिए जांच से भागे नहीं, बल्कि जांच में शामिल हो। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु के दक्षिणी जिले गंभीर बाढ़ से जूझ रहे हैं। कन्याकुमारी समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी, थूथुकुडी और तेनकाशी जिलों में भारी बारिश के कारण स्कूल बंद हैं। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु के बाढ़ प्रभावित दक्षिणी जिलों में वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और बचाव और राहत के लिए अधिकतम संभव संसाधन जुटाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज एक बैठक बुलाई है। वहीं कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दक्षिणी तमिलनाडु में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव शिवदास मीना, निगरानी पदाधिकारी और संबंधित जिला पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तिरुनेलवेली में थमिराबरानी नदी से कन्नड़ चैनल में अतिरिक्त पानी छोड़ने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रयासों की निगरानी के लिए मंत्रियों को भेजा गया है। तमिलनाडु में भारतीय सेना ने थूथुकुडी के वासवप्पापुरम इलाके से बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाया। भारी बारिश के कारण कन्याकुमारी से सुचेंद्रम क्षेत्र में जल जमाव देखा गया। वहीं भारतीय वायुसेना भी राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों में राहत और बचाव कार्यों में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। पश्चिम बंगाल में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समझ गई हैं कि वह अकेले भाजपा से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए वे सभी एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वाराणसी से वंदे भारत ट्रेन शुरू होने को लेकर कहा कि वंदे भारत बेहतरीन तकनीक वाली ट्रेन है। 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य है। वंदे भारत बढ़ते और बदलते भारत की तस्वीर है। रामोत्सव सुरक्षा व्यवस्था पर अयोध्या रेंज आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि नई सिक्योरिटी प्लान के तहत आवाजाही करने वाले व्यक्तियों को सिक्योरिटी चेकअप से गुजरना होगा। सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ते हैं तो कार्रवाई होगी। आज गोवा मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। देश की आज़ादी के 14 वर्ष बाद भारत के द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से आज़ाद करवाया गया। गोवा 19 दिसंबर 1961 को आज़ाद होकर भारत में शामिल हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा मुक्ति दिवस पर अपने संदेश में कहा कि राष्ट्र उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। राष्ट्रपति ने कहा कि हम स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे सशस्त्र बलों को उनके अनुकरणीय साहस और बलिदान के लिए सलाम करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि इस खूबसूरत राज्य के निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को पहले आईएनएस मोरमुगांव की 30 फुट की प्रतिकृति का अनावरण किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि पीएम मोदी का 2047 में आत्मनिर्भर भारत के आजादी के अमृत काल में एक विकसित भारत बनाने का सपना है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, वोकल फॉर लोकल, नौसेना इस सपने को पूरा करने में सबसे आगे है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इलाके में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। भारतीय भुगतान और प्रेषण कंपनी एबिक्स कैश की अमेरिका स्थित मूल कंपनी एबिक्स ने दिवालियापन संरक्षण की याचिका दायर की है। बताया गया है कि 61.7 करोड़ डॉलर के ऋण पर चूक के बाद टेक्सास की एक अदालत में ये याचिका दायर की गई है। वित्त वर्ष 2017-18 से वित्त वर्ष 2022-23 के बीच सालाना यूपीआई भुगतान 92 करोड़ से बढ़कर 8,375 करोड़ रुपए हुआ। आंकड़े जारी यूपीआई लेन देन का मूल्य वित्त वर्ष 2017-18 के 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 168% की CAGR के साथ 139 लाख करोड़ रुपए हो गया है। B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और यूनिकॉर्न स्टार्टअप उड़ान ने अपने लगभग 150 कर्मचारियों को निकाल दिया है। कंपनी ने यह छटनी 34 करोड़ डॉलर की फंडिंग हासिल करने के बाद की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान सल्तनत के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैसबिन मोहम्मद अल यूसुफ ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों पर चर्चा की। भारतीय रेलवे के ऑनलाइन टिकट बुकिंग रिजर्वेशन पोर्टल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का शेयर सोमवार को BSE पर लगभग 13% बढ़कर बंद हुआ। इंट्राडे ट्रेड के दौरान IRCTC का स्टॉक 13% से ज्यादा चढ़कर 888 रुपए तक पहुंच गया था। शेयर बाजार में निवेशकों के लिए खुशखबरी है। यह खुशखबरी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांत लिमिटेड के निवेशकों के लिए है, क्योंकि कंपनी ने 2023 के चौथे डिविडेंड का ऐलान किया है। मांग सुधार में विलंब, इन्वेंट्री प्रणाली में बदलाव, प्रबंधन टीम से वरिष्ठ सदस्यों के निकलने और प्रतिस्पर्धी दबाव बढ़ने से पेज इंडस्ट्रीज का आय परिदृश्य प्रभावित हुआ है। पैसिव फंड ने खासकर कोविड के बाद से पूरे MF उद्योग में मजबूत तेजी दर्ज की है। ETF की प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 2023 में अब तक 18% तक बढ़ी है, जबकि MF की AUM में नवंबर तक 23% वृद्धि दर्ज की गई है। नहीं होगी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का एक तय प्रशासनिक मूल्य पर इसकी पेशकश करने की नीति पर फैसला करने को लेकर करीब 2 साल से अधिक समय से लड़ाई चल रही है। एप्पल ने अपने सभी पुराने स्मार्टफोन, मुख्य तौर पर iPhone 13 और iPhone 14 में USB चार्जिंग पोर्ट लगाने के संबंध में यूरोपीय यूनियन नियमों का पालन करने के लिए 12 से 18 महीने का समय दिए जाने का अनुरोध किया है। यूके और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वीं वार्ता 18 सितंबर से 15 दिसंबर 2023 तक हुई। इस दौर में लंदन और दिल्ली में व्यक्तिगत सत्र और आभासी वार्ता दोनों शामिल थे। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल गलियारे के निर्माण और औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 25-25 करोड़ डॉलर के 2 कर्जों को स्वीकृति दी है।
अडानी ग्रुप प्रवर्तित अंबुजा सीमेंट्स खुद के इस्तेमाल के लिए 1000 मेगावाट क्षमता वाली अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना की घोषणा की। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में तेल डिपो में विस्फोट के बाद आग लगने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है और कम से कम 178 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सरकार के अनुसार घायलों में से 89 लोगों के इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर सुबह सुबह हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के कलौम प्रशासनिक जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं और सैकड़ों लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। टर्मिनल को कितना नुकसान हुआ यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आइसलैंड में कई हफ्तों के तीव्र भूकंप के बाद अब ज्वालामुखी फट गया। मौसम कार्यालय ने कहा कि रेगजेंस प्रायद्वीप पर एक महत्वपूर्ण प्रकोप के डर से अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले शहर ग्रिंडाविक के लगभग 4000 निवासियों को हटा दिया है। साथ ही पास के ब्लू लैगून जियोथर्मल स्पा को बंद कर दिया गया था। गौरतलब है कि राजधानी रेगजाविक के दक्षिण पश्चिम एक ज्वालामुखीय और भूकंपीय गर्म स्थान है। अमेरिका के तटीय राज्य मैसाचुसेट्स, पेंसिल्वेनिया और न्यू हैम्पशायर में कल भारी बारिश और बर्फबारी हुई, जिसके बाद इन राज्यों के नदियां उफान पर है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने कहा कि तूफान जल्द ही पूर्वी कनाडा की ओर बढ़ने की संभावना है और उत्तरी मध्य अटलांटिक तट और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड तट पर बारिश और तूफान की आशंका है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने कल रवांडा पर युद्ध की घोषणा करने की धमकी दी। उन्होंने ये धमकी किशांसा में अपनी अंतिम चुनावी रैली के दौरान दी। इस बार कांगो के आम चुनाव में त्सिसेकेदी का मुकाबला 2 दर्जन से अधिक प्रतिद्वंदियों से है। उनके प्रतिद्वंदियों में मार्टिन फायलू जैसे पुराने प्रतिद्वंदी हैं, जो 2018 चुनाव में दूसरे स्थान पर आए थे, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डेनिक मुक्वेगे भी शामिल हैं। चीन में सोमवार देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई। अब तक 111 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 200 लोग घायल हो गए हैं। भूकंप चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत गासू में आया है। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर है। बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। भूकंप इतना तीव्र था कि कई इमारतें ध्वस्त हो गई, जिसके कारण कई लोग मलबे में दब गए। भूकंप के बाद मंगलवार तड़के से बचाव कार्य जारी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लोगों की जान बचाने और भूकंप से प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाए। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना के कुछ लक्षण हैं। ओलाफ स्कोल्स कोरोना पॉजिटिव की खबर सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि मेरे मित्र ओलाफ स्कोल्स, मैं आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। मिस्र में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अब्देल फतह अल सीसी को 89.6% वोट मिले हैं। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने तीसरा कार्यकाल हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी को तीसरी बार इस पद के लिए चुने जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स में लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत पर महामहिम अब्देल फतह अल सीसी को हार्दिक बधाई। भारत मिस्र रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला क्यूबेरहा में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही इस सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। भारत ने पहले मैच में साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया था। भारतीय टीम इस मैच को जीतकर वनडे सीरीज पर 2-0 की अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की कोशिश इस मैच को हर हाल में जीतकर सीरीज में बराबरी करने की होगी। आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी आज दुबई में होगी। यह पहला मौका है जब देश के बाहर आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। इन नीलामी में 333 क्रिकेटरों में से 77 उपलब्ध स्थानों को भरने की कोशिश होगी। यह एक मिनी ऑक्शन होगा। सभी टीमों के पास अधिकतर खिलाड़ी पहले से हैं। इस नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी कुछ नए खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और संतुलित करना चाहेंगी।
दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय शटलरों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 14 पदक जीते। मानसी जोशी और एम तुलसिमती की जोड़ी ने SL3 SU5 कैटेगरी में महिला युगल का स्वर्ण जीता। पुरुष एकल के SL4 वर्ग में सुहास LY को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष एकल के SL3 वर्ग के फाइनल में प्रमोद भगत ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा प्रमोद भगत, मनीषा रामदास ने मिश्रित युगल और पुरुष युगल में मनोज सरकार प्रमोद भगत की जोड़ी ने रजत जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान को ICC ने तगड़ा झटका दिया है। ICC ने पर्थ में पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पर मैच फिक्स का 10% जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 360 रन से हार का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ की घोषणा हो गई है। मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी राउंड ऑफ 16 में कोपेनहेगन से खेलेगी। कोपेनहेगन 2011 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में पहुंची है। वहीं आर्सेनल का सामना पोर्तो से होगा। रिकॉर्ड 14 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना RB लाइप्जिग से होगा। वहीं पिछले सीजन की उपविजेता इंटर मिलान एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ेगी। बायर्न म्यूनिख का सामना लाजियो से होगा। फिल्म सालार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म सालार का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के ट्रेलर को लेकर ट्विटर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। किसी ने फिल्म के एक्शन सीन्स की तारीफ की तो कई इसकी तुलना KGF से करते हुए दिखाई दिए। काजोल की मां तनुजा की अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रविवार को उन्हें जुहू के एक अस्पताल में एडमिट किया गया था। कहा जा रहा था कि एक्ट्रेस को उम्र संबंधी बीमारियों के चलते भर्ती कराया गया। वहीं उनके जल्द डिस्चार्ज होने की खबर सामने आ रही है। शाहरुख खान अपनी आगामी फिल्म डंकी के प्रमोशन में व्यस्त हैं। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बनी इस फिल्म का प्रमोशन वह हाल ही में दुबई में करते हुए नजर आए। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए पूरी मुंबई टीम को खरीदने का ऐलान किया है। तेलुगु स्टार वरुण तेज और मानुषी छिल्लर अभिनीत फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन का टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म का मोशन पोस्टर पिछले सप्ताह रिलीज किया गया था। नोरा फतेही की फिल्म क्रैक की शूटिंग पूरी हो गई है। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर रैप अप शूट की कई तस्वीरें शेयर की है। सेट पर अभिनेत्री बॉडीकॉन ड्रेस और डेनिम जैकेट में हाथ में क्लिप पोर्ट लेकर पोज दे रही है। उर्वशी रौतेला बॉडी डिटॉक्सिफाइड ट्रीटमेंट को लेकर सुर्खियों में है। उर्वशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ट्रीटमेंट लेते हुए अपनी तस्वीरें शेयर कर ये जानकारी दी है। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट के बाद नेहा धूपिया भी हॉलीवुड में अपने पहले इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ब्लू 52 के साथ ग्लोबल ऑडियंस को इम्प्रेस करने की तैयारी कर रही हैं। पॉपुलर फिल्म मिस्र के मेकर अली एल अरबी द्वारा निर्देशित ब्लू 52 से नेहा हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं। निर्देशक लोकेश कनकराज अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट थलाइवर 171 में बिजी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि लोकेश अपनी अपकमिंग फिल्म में सुपरस्टार रजनीकांत को निर्देशित करने की तैयारी में है। फिलहाल रजनीकांत डीजे ग्रांडवेल द्वारा निर्देशित वेटियन पर काम कर रहे हैं, जिसके 1 महीने में खत्म होने की उम्मीद है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 8 के शो का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है। वीडियो में फिल्म सिंघम 3 के डायरेक्टर रोहित शेट्टी और एक्टर अजय देवगन नजर आए।